है ना, 3 डायमेंशनल कंडक्टर है ये ऐसा, ठीक है, इस तरह से कंडक्टर है। ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर इसमें कोई चार्ज है तो चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रहेगा, तो इस सरफेस के बिल्कुल पास वाले पॉइंट बिल्कुल नियर होना चाहिए, ये जो पॉइंट पी है मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, और एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और अगर ये माइनस चार्ज हो जाए, और अगर ये माइनस चार्ज आएगा तो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस यहाँ माइनस एन कैप लगा देंगे। माइनस एन कैप मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, और प्लस एन कैप मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये तो हमको पता ही है, तो यहाँ वेक्टर के फॉर्म में शो करने के लिए। अगर मैग्नीट्यूड हमसे पूछेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर डायरेक्शन वाइज पूछा तो प्लस एन कैप हो सकता है जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, और दूसरा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो माइनस एन कैप हो सकता है जो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। तो इस तरह से, तो ये पहले क्या कह रहा है समझ में आया क्या? ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो किसी भी कंडक्टर चाहे शेप कैसा भी हो, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, जो जहां सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू अपॉन एरिया। समझ में आया क्या बात? ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे, तो गॉस लॉ से ये प्रूव होता है। देखो, ये मान लिया कोई भी एक कंडक्टर है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर से एक छोटा सा सिलेंडर बनाया, क्योंकि गॉस लॉ बनाने के लिए हमको क्लोज सरफेस की जरूरत होती है, तो ये हमने सिलेंडर बनाया। ये सिलेंडर थोड़ा सा पोर्शन अंदर है और थोड़ा सा पोर्शन सरफेस से बाहर है। अब यहां पर अंदर प्लस चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो ये तो कंफर्म है कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही फील्ड निकलेगी। अपने को प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। इसके लिए अपन लगाते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि इस क्लोज सरफेस से जाने वाला जो टोटल फ्लक्स है E इंटू डेल्टा एस, ये डेल्टा एस है, ये डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा, डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। बताओ यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, इसी को कहते हैं ना यूनिट एरिया का चार्ज, तो सिग्मा इज इक्वल टू, इसके अंदर मान लो dq चार्ज है, तो dq इज इक्वल dq अपॉन ds, तो dq चार्ज इसके अंदर कितना होगा, सिग्मा इंटू ds। यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, तो ds एरिया का चार्ज कितना होगा, ds एरिया का चार्ज सिग्मा इंटू ds होगा। आई की बात समझ में? तो ये हो गया यहाँ पे, तो इसके अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर आउटवर्ड है तो प्लस होगा और इनवर्ड है तो माइनस होगा। यहाँ पे ये एन कैप, ये वाली बात समझ में आई क्या? थोड़ा आप लोग चैट मैसेज में जल्दी जल्दी भेजा करो ना, यस या नो थोड़ा जल्दी जल्दी भेजा करो, ताकि मेरे को क्लियर होती जाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो। ओके, तो इस तरह से हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये शील्डिंग का क्या मतलब होता है, देखो मान लो अपने पास ये कंडक्टर है, जिसे कंडक्टर दिया है नॉट इक्वल टू 0, तो आपको पता है इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है, कैविटी मतलब गुफा, जैसे मान लो एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा ना ऐसा, तो यहाँ पे ये स्पेस है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो होता है पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लेस देन 0 लिखा है, वो गलत लिखा हुआ है, पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट। अब देखो, अगर कहीं से भी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें अप्लाई करेंगे, कहीं से भी अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है, तो यहाँ अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहेगा। फिर से देखो, यहाँ देखो,
जैसे ये कैविटी है, इसके अंदर कैविटी मतलब गुहा। आपको पता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है, हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो बाहर मैं कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ का जो पोर्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होने वाली है। और इस कारण से हम कहेंगे कि अंदर अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रखें तो वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड हो जाएगा, मतलब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा। तो इस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड हो जाएगा बाहर की फील्ड से। क्यों, ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या? जैसे देखो, अगर हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, हम देखो जैसे ये है तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। तो अगर हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे इधर प्लस लगा दिया हमने और इधर माइनस कहीं रख दिया, तो ये प्लस से माइनस की तरफ बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर का जो नेगेटिव है ये सामने आ जाएगा और कंडक्टर का प्लस इस तरफ आ जाएगा और अपनी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये बाहर वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो आप क्या कहोगे? किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो अगर किसी भी कंडक्टर के इनसाइड कोई कैविटी है और वहां पर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया तो वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से ई एक्सटर्नल से अनअफेक्टेड होता है, यानी उसका कोई प्रभाव अंदर नहीं पहुंचता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से शील्ड हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। Now we move on to the next topic, that is डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस in contrast to conductors they have no or negligible number of charge carriers। तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है? इंसुलेटर सी, ठीक है, इंसुलेटर्स को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अभी अपन ने देखा था कि कोई अगर कंडक्टर होता है, मान लो ये कंडक्टर है, इस पर अपन अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देने का क्या मतलब, वो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ कहीं माइनस लगा देंगे। तो प्लस क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच के ला लेगा, और माइनस क्या करेगा, यहाँ पे प्लस को खींच के ला लेगा। तो अंदर एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। मतलब कंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज यहाँ तब तक आते रहते हैं माइनस, और यहाँ प्लस तब तक आते रहते हैं जब तक कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो जाए, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाए, जीरो। ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। जैसे अगर ये इंसुलेटर है, हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत कम होते हैं, तो बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन ही इधर निकल के आ पाते हैं। तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट नहीं कर पाती है। तो देखो ई नॉट बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये माइनस थोड़े से यहाँ डेवलप हुए, यहाँ माइनस थोड़े से डेवलप, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन इधर आ पाए हैं, बाकी तो सब बाउंडेड है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ई नॉट अलग है और देखो ये ई इनसाइड अलग है। अगर ये कंडक्टर होता तो दोनों आपस में इक्वल होते, तो नेट फील्ड क्या आ जाती, जीरो। कंडक्टर में, ये कंडक्टर में जीरो आ गई है। लेकिन यहाँ पर इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्या होता है, ये देखो ई इन, ये कम चार्ज आया, ये कम चार्ज है, मान लो 2-3 ही चार्ज है,
उससे क्या हुआ है कि अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो छोटी हो गई है और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई। देखो छोटी से शो किया है यहाँ पे या बड़ी से शो किया है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों मिलाकर वो 0 के बराबर नहीं होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये वाली चीज समझ में आ गई? तो किसी जब कोई इंसुलेटर होता है तो दोनों में क्या फर्क है? तो ये जो बेसिक फर्क है, जब एक कंडक्टर को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चार्ज के कारण अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं और अपोजिट रहती है, तो दोनों का जो सम है वो 0 आता है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, इंसुलेटर को रखते हैं, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। अंदर की क्यों कम होती है? क्योंकि अंदर जो उतने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इतने, ये यहाँ देखने से लग रहा है कि दोनों इक्वल है पर ये बहुत कम है ना, ये 2-3 ही है, ये 2-3 ही रहते हैं। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, बाहर की ज्यादा होती है, नेट फील्ड 0 नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? तो जो तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे? जो कंडक्टर होता है उसमें टोटल फील्ड यहाँ पे 0 होती है, जो इंसुलेटर होता है उसमें टोटल फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होती। यही बोलोगे, ठीक है? ये इंसुलेटर है, ठीक है? इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए टाइप्स ऑफ, अब जरा देखिए, जैसे देखो जब ये कंडक्टर था, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर में तो फील्ड 0 हो जाएगी। अगर ये इंसुलेटर है और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए ई नॉट, तो देखो यहां पर केवल 2 ही चार्ज या बहुत थोड़े से चार्ज आ पाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसी होती फील्ड। तो अंदर क्या हुआ? अंदर एक डाइपोल क्रिएट हो गया ना, ये देखो माइनस और ये प्लस, क्या डाइपोल क्रिएट हुआ? तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? जब हम किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें माइनस और प्लस चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, इस सेपरेशन से उसमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। डाइपोल क्रिएट होने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? पोलराइजेशन, ठीक है? अब कितने टाइप के टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर जैसे H2। अब H2 में H और H एक दूसरे से बंधा होगा, तो इसमें कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस नहीं आ सकता। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा है हम लोगों ने कि जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो जैसे H और H है तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, इसलिए इसमें कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस नहीं होगा। जैसे CO2 है तो CO2 में क्या हुआ है? C और O के बीच बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर इसका होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से उतने इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाता जितना हाइड्रोजन से कर पाता है, तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही होता है ये। तो ये भी नॉन पोलर है। लेकिन आप जरा HCl को देखो, HCl में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट रहते हैं? Cl की तरफ, और हाइड्रोजन के पास स्लाइट माइनस होता है, तो ये ऑलरेडी प्लस माइनस में बना हुआ है, लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं बना हुआ है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर बॉन्ड से बंधे होते हैं उसको कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और जिसमें पोलर बॉन्ड से बंधे होते हैं उसको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। वाटर एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। क्यों? क्योंकि वाटर में आपको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस, माइनस से प्लस की तरफ, नीचे की तरफ, एक इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा, नहीं आएगा? तो ये नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट इधर। थोड़ा जो है केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है। तो अगर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं डाइपोल मोमेंट, ये फिजिक्स में ऐसा लेते हैं। और ये माइनस है, ये प्लस है, तो जो केमिस्ट्री में है ना वो प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं डाइपोल।
ये केमिस्ट्री में। अब ऐसा क्यों होता है तो ये तो आप जाके साइंटिस्ट लोगों से पूछना, पर ऐसा लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कुछ बॉन्ड से रिलेटेड इसमें चीजें हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट वगैरह को लेते हैं इसमें, तो अपना उतना डिटेल अब मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। तो फिजिक्स में माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं और केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं डायरेक्शन। तो अभी अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए अपन माइनस से प्लस की तरफ गए हैं। यही चीज अगर केमिस्ट्री में करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आता है और डायपोल ऊपर की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहीं भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ध्यान रखें, ठीक है। तो ये पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया क्या? ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। क्या पोलर और नॉन पोलर डायरेक्टेड समझ में आ गया? क्यों पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया कि डायलेक्ट्रिक? बोलो जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आया क्या? डायपोल मोमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? एनी वन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये प्लस प्लस इधर है, लेकिन जो नेट प्लस है इसका वो तो एक ही जगह पे होगा और उसका माइनस भी एक ही जगह होगा। तो यहाँ देखो ये नॉन पोलर है। देखो ये पोलर में क्या होता है, प्लस और माइनस अलग अलग, जैसे HCl में माइनस इधर होता है प्लस इधर होता है, तो ये दोनों ये HCl के मॉलिक्यूल में प्लस माइनस से सेपरेशन पे होते हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। लेकिन H2 में क्या होगा? H2 में क्या प्लस माइनस अलग होंगे? नहीं होंगे, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। तो इसको शो करने का एक तरीका ये भी कि प्लस और माइनस एक ही जगह पे है, तो ये नॉन पोलर है। ये वाली बात समझ में आ गई? ये नॉन पोलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? प्लस से किसकी तरफ जाती है? माइनस की तरफ। तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा लगाऊंगा यहाँ पे, तो जो माइनस चार्ज है वो इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो, तो माइनस इधर इधर डिस्प्लेस होने लगेगा और प्लस इधर डिस्प्लेस होने लगेगा, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। अब सब मॉलिक्यूल के पास एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा, इसका भी पी होगा, इसका भी पी होगा, इसका भी पी होगा, इसका भी पी होगा। और अंदर आपको पता है, क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। अगर कंडक्टर होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। तो इस तरह से एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो अगर आप देखें तो ये सब माइनस एक तरफ आ गए हैं और ये प्लस एक तरफ आ गए हैं, तो इस तरह से इसमें डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट, अब इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सबका जीरो था तो इसने नेट भी जीरो था। तो ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, पहले नहीं थे अब हो रहा है, तो इसको इंड्यूस डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ इसको इंड्यूस्ड कहते हैं। इंड्यूस क्यों? क्योंकि पहले थे नहीं और अब प्रोड्यूस हो गए। लेकिन पोलर में क्या होता है? पोलर में तो पहले से ही होते हैं, हर मॉलिक्यूल का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन रैंडमली अरेंज इस तरह से होते हैं कि जो नेट डायपोल मोमेंट है यहाँ पे जीरो होता है, पी नेट जो है वो जीरो होता है। जैसे इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। अब अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां रखते हैं? प्लस से माइनस की तरफ रखते हैं, तो यहाँ माइनस होगा। तो अब देखो ये वाला जो माइनस है थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट होना, यानी ये जो है ये रोटेट होना चाहेगा ऐसा, ये वाला ऐसा रोटेट होना चाहेगा, ये भी ऐसा रोटेट होना चाहेगा, तो सब थोड़ा रोटेट होके किस डायरेक्शन में आते हैं? इस माइनस इधर, जितनी ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रोटेशन होगा। तो कुछ कुछ का रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, कुछ का थोड़ा कम होता है, तो इस तरह से रोटेट हो जाते हैं। तो इसमें जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, इसमें जो क्रिएट होता है वो ड्यू टू रोटेशन होता है। हमने पढ़ा था डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में रोटेट होता है, कितना वर्क वगैरह करना पड़ता है, इसकी क्या पोजीशन है। तो दो तरह के डायपोल होते हैं, एक नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर में पहले से किसी डायपोल का डायपोल मोमेंट नहीं होता है और इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। और पोलर में क्या होता है? पोलर में पहले से हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है पर नेट जीरो होता है, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो मॉलिक्यूल रोटेट होकर नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं। दोनों में ये फर्क है।
ये चीज समझ में आएगी? क्यों ये चीज समझ में आएगी? यहां तक समझ में आ गई? जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का वीडियो जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। क्यों यहाँ तक क्यों भाई, क्या वो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? इसके बाद फिर अपने को कैपेसिटर पे चलना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, ओके। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होता है। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन करना है क्या? जय हिंद दोस्तों। मैंने कल क्वेश्चन भेजा था, आप लोगों ने सॉल्व करके भेजे नहीं उसको? कुछ लोगों ने भेजा। चलो, we move on to the next topic, that is capacitor. देखो, ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V1, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V2। क्यों पोटेंशियल होगा? हमने इस पे Q चार्ज दे दिया और इसमें इक्वल एंड अपोजिट माइनस Q चार्ज दिया। तो जब दो कंडक्टर एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रखे जाते हैं, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इस अरेंजमेंट को अपन कहते हैं कैपेसिटर। क्या बोला? पहली कंडीशन क्या है? टू कंडक्टर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, ओके। इस तरह के, और तीसरी कंडीशन क्या है? स्मॉल सेपरेशन पे होना चाहिए। अगर ज्यादा सेपरेशन हो जाएगा तो फिर उसको कैपेसिटर नहीं कहेंगे, सेपरेशन। तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो दिस इज नोन एज कैपेसिटर। इसका यूज क्या है? तो अभी आगे हम लोग देखेंगे यूज क्या है, अभी तो डेफिनेशन पढ़ लें पहले, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई? तो अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इक्वल टू V, आप देखो जितना इस पे चार्ज हम देंगे, जितना इस पे चार्ज देंगे, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना V1 बढ़ेगा उतना ये V बढ़ेगा। तो जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। तो Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज किस पर चार्ज देंगे? माइनस या प्लस है ना, हमेशा प्लस वाले पर चार्ज।
कोई भी नहीं तो टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा, चार्ज और प्लस चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नोन एज। तो इतना समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आएगी। आगे मेरे मम्मी पापा चालू नहीं होगा, चालू नहीं होगा। बता रहा हूँ, ये तो इन्हें लेके गए यार। अच्छा ये खाना पड़ेगा, लेके जाएगा बेटा बना के, मुझे हर साल कोई नहीं लेके जाता, जिनके माँ बाप होते हैं पूर्व क्या नहीं आया, पूर्व क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बताना मेरे को, मुझे कोई नहीं लेके, थोड़ा सा लिख के बताना क्या समझ में नहीं आया। पूर्व थोड़ा समझ मेरे को बताओ क्या नहीं आया, डेफिनेशन समझ में नहीं आई कि आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को लिख के जो बताओ, सुनते हैं आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। स्पीकर नहीं है, क्या समझ नहीं आया बताओ, डेफिनेशन समझ में नहीं है, ये फार्मूला समझ में नहीं क्या नहीं है। मुझे गरीब जन्म दिए, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, मेरे मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही ठीक हूँ, मैं गरीब 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 ही ठीक हूँ, गरीब ही ठीक हूँ। हेलो, आवाज आ रही क्या, क्यों भाई, अरे कुछ बोलो यार। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा बोल रहा। क्यों, हाँ अब आ रही, ये क्या, अच्छा मैं आज ध्यान नहीं दिया, कल से जो नाम से नहीं आएगा उसको नहीं लेंगे क्लास में अपन, आज मेरे को ध्यान नहीं था, जो अपने नाम से आएगा उसी को लेंगे क्लास में, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आई क्या कि नहीं आई, क्या हुआ इसमें थोड़ा बताओ मुझे। कैपेसिटर की डेफिनेशन समझ में आई, कैपेसिटर समझ में आया क्या होता है, बोलो। हाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो मान लो ये कंडक्टर है, देखो देखो इसको जरा ध्यान से, जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इस पर मैंने प्लस चार्ज दिया, तो आपको पता है इसके जो चार्ज देंगे वो हमेशा कहाँ जाएंगे, उसके सरफेस पर आ जाते हैं चार्ज। अब यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर हमारे पास, तो
फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी से कहाँ जाएंगे, इसके अट्रैक्शन के कारण इसके पास आएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये जो प्लस आया ये इसके बिल्कुल पास आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो ये कोई भी एक कंडक्टर है किसी भी शेप का, इसके पास V1 पोटेंशियल है, इसको अपन ने Q चार्ज दिया, जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पर आ जाएगा। इसके पास एक दूसरा लाए तो जो फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो निकल के इसके पास बाहर आ जाएंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पे आ जाएगा और इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो मान लिया दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। आप देखो जितना इस पर चार्ज देंगे उतना ही इस पर पोटेंशियल आएगा, तो V जो Q है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही इस पर चार्ज होगा ना, ये आपने पढ़ा ना, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये स्फेरिकल के लिए यही होता है। तो जितना चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो जितना यहाँ पे जितना इस पर चार्ज देंगे उतना ही यहाँ पोटेंशियल आएगा, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। पहले तो समझ लो कैपेसिटर क्या होता है। तो एक कंडक्टर हमने लिया, दूसरा कंडक्टर लिया, दोनों को पास पास रख दिया, तो दो कंडक्टर को अगर बहुत क्लोज डिस्टेंस पर रखते हैं और दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तो इस अरेंजमेंट को अपन कैपेसिटर कहते हैं। इतना समझ में आएगा। दो इक्वल एंड अपोजिट दो कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर पहले समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ, कैपेसिटर समझ में आ गया क्या, कैपेसिटर क्या होता है, अभी ऐसा क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, पर कैपेसिटर समझ में आया पहले क्या, जल्दी बोलो अंजलि। ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूले के बारे में कल बताऊंगा। अभी कैपेसिटर तो समझ में आ गया ना, फिर बाकी हम कल देखेंगे।